दोस्तों कुछ दिनों से आप लोग सुन रहे होंगे कि जापान की तरफ से लगातार भारत को हथियार बेचने को लेके ऑफर किया जा रहा है। बेसिकली जापान भारत के साथ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के अंतर्गत कुछ हथियारों को एक्सपोर्ट करना चाहता है और इन हथियारों के संभावनाओं में एयरक्राफ्टों के इंजन, टैंक, इवन मिसाइल तक को जोड़ा जा रहा है। फिलहाल अगर देखा जाए तो भारत और जापान के बीच में ऐसे किसी भी हथियारों को लेकर चर्चा तो नहीं है, लेकिन कुछ समय पहले तक भारत और जापान के बीच में कुछ हथियारों को लेकर चर्चा किया जा रहा था। पर दोस्तों इसका मतलब यह नहीं है कि जापान के हथियारों को लेकर भारत में किसी भी तरीके का कोई संभावनाएं नहीं है। बेसिकली दोस्तों जापान के पास एक ऐसा हथियार है जो अगर जापान के द्वारा भारत को ऑफर किया जाता है तो भारत इन हथियारों को खरीद भी सकता है। दोस्तों मैं यहाँ पे किसी टैंक, रॉकेट, मिसाइल या फिर जहाजों में इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंटों का बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं यहाँ पे एक एयरक्राफ्ट का बात कर रहा हूँ। और दोस्तों ये कोई फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि ये एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से MTA मतलब मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों का एक टेंडर जारी किया गया है। इस टेंडर के अंतर्गत इंडियन एयरफोर्स 60 से लेकर 80 की संख्या तक ऐसे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों को परचेस करना चाहता है जो कि स्ट्रेटेजिक लिफ्ट के लिए काम में आ सके। और फिलहाल इस टेंडर के अंतर्गत इंडियन एयरफोर्स के सामने टोटल 3 एयरक्राफ्टों का ऑफर हो चुका है, जिनमें एक है ब्राजीलियन एम्बेरियर कंपनी के तरफ से बनाया गया C390 मिलेनियम एयरक्राफ्ट, जबकि दूसरा अमेरिकी लॉकहीड मार्टिन कंपनी के तरफ से निर्माण किया हुआ C-130 J-30 सुपर हर्कुलिस, और तीसरा है एयरबस कंपनी के तरफ से निर्माण किया हुआ A400 एटलस एयरक्राफ्ट। पर दोस्तों अगर जापान अपने बनाए हुए एयरक्राफ्टों का ऑफर भारत के सामने रखता है तो मेरा मानना यह है कि इन तीनों एयरक्राफ्टों के लिए भारत के जो MTA टेंडर है ये और अधिक चैलेंजिंग बन जाएगा, और एक तरीके से इंडियन एयरफोर्स के जो टेंडर फिलहाल इन तीनों देशों के अंदर बटा हुआ है ये चौतरफा हो जाएगा। अब दोस्तों आप लोगों के मन में ये सवाल उठ सकता है कि जापान के पास ऐसा कौन सा एयरक्राफ्ट है जो कि भारत के MTA टेंडर के रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है। बेसिकली दोस्तों जापान के पास जो एयरक्राफ्ट है वो कोई आम एयरक्राफ्ट नहीं है बल्कि काफी खास एयरक्राफ्ट है। और दोस्तों ये भारत के खाली MTA टेंडर के ही रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सकता है, बल्कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि भारत के लिए हैवी लिफ्ट का भी काम कर सकता है। और ये एयरक्राफ्ट है कावासाकी कंपनी की तरफ से निर्माण किया हुआ C2 एयरक्राफ्ट। दोस्तों इन एयरक्राफ्टों को तो ऐसे मिड साइज के एयरक्राफ्ट कहा जाता है, लेकिन अगर इन एयरक्राफ्टों की क्षमता को देखा जाए तो ये A400M जैसे एयरक्राफ्टों के बराबर ही पेलोड को कैरी कर सकता है। दोस्तों जापान के कावासाकी कंपनी की तरफ से C2 एयरक्राफ्टों को CX या फिर कहे तो XC2 एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट के अंतर्गत डेवलप किया गया था। और दोस्तों ये 2 टर्बोफैन इंजन वाले लॉन्ग रेंज हाई स्पीड मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। और कुछ ही साल पहले मतलब साल 2016 में इन एयरक्राफ्टों को जापान के एयर सेल्फ डिफेंस फोर्सेज में ऑपरेशनली शामिल किया गया है, जिसका मतलब ये है कि ये जो एयरक्राफ्ट है ये काफी नया नवेला है और मॉडर्न इक्विपमेंटों से लैस है। फिलहाल तो इन एयरक्राफ्टों को जापान के द्वारा ही इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक इन एयरक्राफ्टों को भी बेचने को लेकर जापान की तरफ से प्रयास किया जा रहा है। और जापान फिलहाल इन एयरक्राफ्टों के सेल को लेकर न्यूजीलैंड और यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ बातचीत कर रहा है। मतलब दोस्तों जापान के लिए इन एयरक्राफ्टों को बेचने का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और जिस तरीके से जापान भारत को हथियार बेचना चाहता है इसे देखते हुए तो मुझे यह भी लग रहा है कि अगर जापान के गवर्नमेंट अधिकारियों के बीच में इन एयरक्राफ्टों को लेकर बातचीत शुरू होता है तो आसानी से इन एयरक्राफ्टों को भी MTA टेंडर के एक पार्टिसिपेट के रूप में जापान की तरफ से भारत को ऑफर किया जा सकता है। फिलहाल तो दोस्तों अभी तक कोई ऐसे ऑफिशियल या अनऑफिशियल जानकारी नहीं आया है जिसके अंतर्गत हम ये कह सके कि जापान भारत के सामने C2 एयरक्राफ्टों का ऑफर करेगा। लेकिन अगर C2 एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो ये इंडियन एयरफोर्स के टेंडर के रिक्वायरमेंट को पूरा करने में संपूर्ण समर्थ एयरक्राफ्ट है। दोस्तों C2 एयरक्राफ्टों के अगर पेलोड क्षमता को देखा जाए तो ये करीबन 32 टन से लेके 37.6 टन तक पेलोड को कैरी कर सकता है। अब आप लोगों के मन में ये सवाल उठ सकता है कि भारत के जो MTA टेंडर है ये तो 18 टन पेलोड से लेके 30 टन पेलोड तक के एयरक्राफ्टों के लिए है, तो ऐसे में जापान के C2 एयरक्राफ्ट इस टेंडर में कैसे फिट होगा। तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अगर इस टेंडर में एयरबस कंपनी के तरफ से अपने A400M एटलस जैसे एयरक्राफ्टों का ऑफर किया जा सकता है जो कि 37 टन तक पेलोड को कैरी करने में समर्थ है, तो जापान के ये कावासाकी C2 एयरक्राफ्टों के लिए भी ये जो पेलोड का लिमिटेशन है ये मुश्किल नहीं बनेगा। हालांकि वहीं पे अगर जापान के ये कावासाकी C2 एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो ये A400M एयरक्राफ्टों के मुकाबले में भी करीबन 600 किलोग्राम अधिक पेलोड की क्षमता वाला एयरक्राफ्ट है। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि कावासाकी C2 एयरक्राफ्टों को अगर एक्सपोर्ट मार्केट में जापान उतारता है तो ये एक्सपोर्ट मार्केट में सबसे हैवी पेलोड वाले ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट होगा। हालांकि वहीं पे ये खिताब अब A400M एयरक्राफ्टों के पास है, क्योंकि इल्यूजन 76 जैसे एयरक्राफ्ट और C-17 जैसे एयरक्राफ्टों का प्रोडक्शन बंद हो चुका है। जबकि दोस्तों कावासाकी C2 एयरक्राफ्ट और A400M एयरक्राफ्टों को अगर कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे कावासाकी C2 एयरक्राफ्टों के पास 2 एडवांटेज है, जिनमें से
से एक एडवांटेज इन एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाला 2 इंजन है, क्योंकि दोस्तों A400M एयरक्राफ्टों में 4 इंजनों का इस्तेमाल किया गया है और कावासाकी C2 2 एयरक्राफ्टों के इंजनों से लैस है, जिसका मतलब यह है कि कावासाकी C2 एयरक्राफ्टों के मेंटेनेंस A400M एयरक्राफ्टों के मुकाबले में कम होगा। हालांकि कावासाकी C2 एयरक्राफ्टों में टर्बोफैन इंजनों का इस्तेमाल किया गया है और A400M एयरक्राफ्टों में टर्बोशाफ्ट इंजनों का इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब यह है कि इंजनों के पावर में भी काफी अंतर है। हालांकि इसके अलावा दूसरा जो बेनिफिट कावासाकी C2 एयरक्राफ्टों के पास है वो है इसके हाई स्पीड होना। दोस्तों जेट इंजनों से लैस होने के कारण कावासाकी C2 एयरक्राफ्ट A400M के जैसे लगभग सेम पेलोड को लेके भी अधिक रफ्तार में उड़ान भर सकता है और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक अच्छा बात है, क्योंकि कम से कम समय में ये सामानों को दूसरे जगह पहुंचा सकेगा। दोस्तों जापान के कावासाकी C2 एयरक्राफ्टों के अगर अन्य फीचरों को देखा जाए तो इन एयरक्राफ्टों को बेसिकली कावासाकी C1 एयरक्राफ्टों को रिटायर करने के लिए ही बनाया गया था और इन एयरक्राफ्टों का प्रोडक्शन साल 2010 में तो शुरू किया गया, लेकिन साल 2016 में इन एयरक्राफ्टों को जापान के द्वारा अपने बेड़े में शामिल किया गया। फिलहाल देखा जाए तो ऐसे टोटल 15 एयरक्राफ्टों को जापान की तरफ से निर्माण करके अपने सेल्फ डिफेंस एयरफोर्स में शामिल किया जा चुका है, पर टोटल प्लान 22 एयरक्राफ्टों को निर्माण करने को लेके है। अब दोस्तों जापान के तरफ से इतने बड़े एयरक्राफ्टों को डेवलप करके केवल अगर 22 एयरक्राफ्टों को निर्माण किया जाता है तो ये जापान के लिए नुकसानदायक हो सकता है। हालांकि अगर भारत के साथ जापान इन एयरक्राफ्टों को लेकर कोई डील करता है तो कम से कम 60 से 80 के संख्या में इन एयरक्राफ्टों को निर्माण करने का संभावनाएं हैं, जबकि अगर इन एयरक्राफ्टों के द्वारा इल्यूजन 76 एयरक्राफ्टों को रिटायर किया जाता है तो भविष्य में ये संख्या और बढ़ेगा। हालांकि कावासाकी C2 एयरक्राफ्टों को भारत को ऑफर करने को लेकर जापान के लिए एक चुनौती यह भी है कि इन एयरक्राफ्टों को अगर ऑफर किया जाता है तो संपूर्ण ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ऑफर करना पड़ेगा। पर दोस्तों मेरा मानना यह है कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी शायद जापान के लिए कोई मुश्किल बात या बड़ा बात ना हो, क्योंकि इससे पहले भी US2 एयरक्राफ्टों को लेकर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का ऑफर किया जा चुका था। हालांकि एयरक्राफ्टों की कीमत अधिक होने के कारण भारत एयरक्राफ्टों के डील के अंतर्गत आगे नहीं बढ़ा। अब दोस्तों कावासाकी C2 एयरक्राफ्टों के अगर फीचर्स को देखा जाए तो ये जो एयरक्राफ्ट है ये टोटल 3 क्रू मेंबरों के द्वारा ऑपरेट होता है, जिनमें एक पायलट, एक को पायलट और एक लोडर मास्टर होते हैं। एयरक्राफ्टों के अगर कैपेबिलिटी को देखा जाए तो ये +2.5G लिमिट में करीबन 32 टन तक पेलोड को कैरी कर सकता है। हालांकि दोस्तों अगर G लोड को कैलकुलेट नहीं किया जाता है और G लोड को लेके कोई परेशानी नहीं होता है तो 36 टन से लेके 37.6 टन तक पेलोड कैरी कर सकता है। और दोस्तों ये जो एयरक्राफ्ट है ये कई तरीके के व्हीकलों को कैरी करने में समर्थ है, जिनमें युद्ध में इस्तेमाल होने वाले सामान से शुरू करके US-60 जैसे हेलीकॉप्टर, मतलब ब्लैक हॉक जैसे हेलीकॉप्टर, इवन जापान के तरफ से निर्माण किया हुआ व्हील टैंक तक को ये कैरी करने में समर्थ है। मतलब एक तरीके से ये भारत के हल्के वजन के टैंकों को भी कैरी कर सकेगा। हालांकि इसमें कितने ट्रूप्स को कैरी किया जाता है इसके बारे में जानकारी नहीं दिया गया है, लेकिन पेलोड और आकार को देखते हुए तो यही लग रहा है कि ये भी A400M एयरक्राफ्टों के जैसे 100 से अधिक ट्रूप्स और 50 से अधिक स्ट्रेचर्स को कैरी कर सकेगा। दोस्तों कावासाकी C2 एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो इसका लंबाई 43.9 मीटर मतलब 144 फीट है, तो वहीं पे इसका चौड़ाई करीब 44.4 मीटर मतलब 145 फीट 8 इंच है। एयरक्राफ्ट का हाइट 14.2 मीटर मतलब 46 फीट 7 इंच है, तो वहीं पे इसका एम्प्टी वेट 69,000 किलोग्राम और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 1,41,400 किलोग्राम है। एयरक्राफ्ट में इंजन के रूप में 2 जनरल इलेक्ट्रिक के CF680 C2K1F टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जिनमें से हर एक इंजन का क्षमता 265.7 किलो न्यूटन है। एयरक्राफ्ट के अगर परफॉर्मेंस को देखा जाए तो इसके मैक्सिमम स्पीड करीबन 920 किलोमीटर पर आवर है, जो कि करीब मार्क 0.82 होता है। एयरक्राफ्ट की अगर क्रूजर स्पीड को देखा जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक 890 किलोमीटर पर आवर के क्रूजर स्पीड मतलब मार्क 0.8 के अधिकतम क्रूजर स्पीड में उड़ान भर सकता है। एयरक्राफ्ट के रेंज को लेकर बताया जा रहा है कि ये 20 टन के पेलोड के साथ मैक्सिमम 7,600 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है, जबकि 30 टन के पेलोड के साथ 5,700 किलोमीटर और मैक्सिमम पेलोड के साथ 4,500 किलोमीटर तक उड़ान भरने में सक्षम है। जबकि इसके फेरी रेंज मतलब एरियल रिफ्यूलिंग के साथ इसके मैक्सिमम रेंज करीब 9,800 किलोमीटर है। वहीं पे एयरक्राफ्ट की अगर सर्विस सीलिंग को देखा जाए तो ये 13 किलोमीटर मतलब 43,000 फीट से भी अधिक ऊंचाई में जाने में समर्थ है और मैक्सिमम टेक ऑफ डिस्टेंस मतलब ये करीबन 500 मीटर के रनवे से भी टेक ऑफ करने में समर्थ है, जो कि एक तरीके से इंडियन एयरफोर्स की MTA टेंडर के लिए इन एयरक्राफ्टों को एक परफेक्ट एयरक्राफ्ट बनाता है। पर दोस्तों इन एयरक्राफ्टों को MTA टेंडर में तभी कंसिडर किया जा सकता है जब जापान के तरफ से एक कदम आगे बढ़ा के अपने इन एयरक्राफ्टों का ऑफर भारत के सामने रखा जाता है। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि आने वाले समय में इंडियन एयरफोर्स के टेंडर में मतलब MTA टेंडर में जापान के तरफ से अपने कावासाकी C2 जैसे एयरक्राफ्टों का ऑफर किया जा
सकता है या नहीं, कमेंट करके अपने राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पे ही करते समाप्त, किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।